नमस्कार, मैं हूँ पूजा मल्होत्रा, आप सभी का स्वागत है इंडिया.com में। आज हम बात करेंगे उस सोने-चांदी पे जिस और तांबे पे भी जिसने सभी को बहुत चौंकाया हुआ है। चांदी का रिटर्न इतना ज़्यादा आ रहा है और आज हमने आपके लिए स्पेशली इनवाइट किया है केडिया कैपिटल सर्विस के सीईओ को, अजय सुरेश केडिया जी को, जो हमें बताएँगे कि आपको सिल्वर में कहाँ निवेश करना है, चांदी में तांबे में कहाँ निवेश करना है, सोना क्यों इतनी तेजी से बढ़ रहा है अचानक और कौन सा ईटीएफ आपके लिए बहुत बढ़िया है और कहाँ पे सोना और चांदी का रेट कहाँ तय होता है, हर राज्य में अलग क्यों हो जाते हैं उनके रेट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस शो में। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं सर, सोना चांदी को लेके बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ निवेश कहाँ करें और क्या ऐसा खरीदें। जैसे कल खबर चल रही थी कि 125% चांदी ने इसी साल रिटर्न दिया है, इतना बड़ा रिटर्न कभी नहीं आया। तो इसको लेके आप थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि वो कहाँ निवेश कर सकते हैं और सोना चांदी का रेट कहाँ तय होता है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी मुझे बुलाने के लिए इंडिया.com पे। सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। 2025 एक ऐतिहासिक साल रहा है। इससे पहले इतनी बड़ी तेजी पिछले 40 साल में हमने कभी नहीं देखी। हाँ, 1979 में हंट ब्रदर्स के टाइम पे हमने देखा सोने में और चांदी में जबरदस्त तेजी, खास करके चांदी जब 340% का उछाल लेकर करीबन $2.5-3 का भाव चलता था 1977 में, वहां से $80 का लेवल छुआ था और $50 का लेवल छुआ था, माफ कीजिए। और इस बार हम 2025 में देख रहे हैं कि $50 का लेवल क्रॉस करके $80 का लेवल भी टच कर चुका है। तो बिल्कुल एक ऐतिहासिक साल है पूजा जी। और ये सर ये कहाँ पे तय हो जाते हैं सोने और चांदी के रेट। अब देखिए सीधा 2.5 लाख रुपए किलो तक पहुंच गई चांदी और उसके बाद अब देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में लगातार गिर रही है और चांदी का रेट गिरा है। तो ये कहाँ तय हो जाता है कि अचानक चांदी का रेट यूं बढ़ता है और फिर धड़ाम होता है और आधे लोग हंसते हैं कि चलो मैं तो बच गया, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा हुआ। हाँ, तो ये चांदी अचानक इतना उछाले क्यों मार रही है और दूसरा रेट कैसे तय करते हैं? देखिए, कोई भी कमोडिटी इक्विटी जैसी नहीं है कि इक्विटी में हम एक एक्सचेंज पे जाते हैं, बाय सेल करेंगे और भाव फिक्स हो जाता है। देखिए, चांदी हमारी डे टू डे उपयोगी चीज है। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले हम देखते थे चांदी इंडस्ट्रियल यूज नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज कोविड के बाद हमने देखा चांदी का उपयोग इंडस्ट्री में भी होने लग गया। और वो भी कोई 10-20-30% नहीं, 56% का उपयोग इंडस्ट्री में होने लग गया। जैसे क्लीन एनर्जी के लिए, ईवीज में, सोलार में, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वहां पे चांदी का उपयोग हो रहा। अच्छा, एक अच्छी चीज और बताता हूँ कि 40-50 साल पहले जो कंट्री के पास तेल होता था वो कंट्री सबसे आगे होती थी। और इसी के चलते हम जानते हैं कि यूएस हमेशा तेल के पीछे भागती थी और जिसके पास तेल है उससे वो लेने की कोशिश होती थी, क्योंकि इकोनॉमी तेल पे चलता था। बट आज इकोनॉमी को अगर चलाना है तो वो तेल की जगह रिन्यूएबल एनर्जीज ने जगह ले ली है। बट रिन्यूएबल एनर्जी, ईवीज, ये जो पार्ट है, चाहे सोलार की बात करें, इनमें लगता है क्रिटिकल मेटल जैसे चांदी और कॉपर और काफी मेटल। अब ये चीज यूएस ने समझा, चाइना ने समझा, तो इन्होंने क्या किया कि कहीं ना कहीं क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में चांदी को डाल दिया। एंड इसी के चलते चांदी के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड आ गई, जो 10-15-20 साल पहले हुआ नहीं करती थी। क्योंकि चांदी को एक हम बोल सकते थे सोने की परछाई थी, सोने में तेजी तो चांदी में भी तेजी आ जाती थी। लेकिन पिछले 5 साल में इंडस्ट्रियल उपयोग बढ़ गया। अब इसी चीज को देखते हुए आज की डेट में हम देखते हैं कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है, पहले नहीं होता था। तो आज हमने देखा, जब सबको समझ में आ गया कि ईवीज में, सोलार में चांदी का उपयोग है, तो इन्होंने, इन्वेस्टर्स ने, जो फाइनेंशियल प्लेयर थे, वो चांदी को लेना स्टार्ट किया ईटीएफ के माध्यम से। क्योंकि देखिए, चांदी जब आप फिजिकल लेते हो वो कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं कि मैंने चांदी ली, घर में शादी है, गिफ्टिंग है, मैं वापस बेचने नहीं आता हूँ। इंडिया में ट्रेडिशनल है कि अगर सोना चांदी हम लेते हैं तो हम बाय नहीं करते, हम कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन जब से ईटीएफ आ गए, म्यूचुअल फंड में आ गए, तो वहां पे एक रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा रहा है। इसकी वजह से 2025 के अंदर हमने वॉलिटिलिटी भी आते हुए देखी, जो अभी आपने बताया भी है कि एक दिन 10% बढ़ जाता है, दूसरे दिन 10% गिर जाता है, क्योंकि अब फाइनेंशियल प्लेयर इसमें घुस चुके हैं। और साथ में लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली तेजी है, क्योंकि मेटल का कंजम्पशन है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर।
तो मतलब अब ये समझ लें कि बड़े खिलाड़ी जो हैं, अभी तक जो इन्वेस्टर्स, हम लोग आम लोगों के घरों में चांदी और सोना यूज होता था, अब बड़े इन्वेस्टर्स इसमें घुस गए हैं, उनको समझ में आ गया है कि इसको ना केवल लोग अपने घरों में सजावटी सामान या उन दिनों के लिए रखते हैं, बल्कि निवेश के लिए भी यूज हो रहा है, इसलिए चांदी के रेट इतनी तेजी से बढ़ और घट रहे हैं। नहीं, दोनों ही चीज होगी ना। एक, आज तक चांदी को हम लोग इंडस्ट्री के उपयोग में देखते ही नहीं थे। आज हम देखते थे घर में बर्तन है या फेस्टिवल में हम एक दूसरे को लेना देना करते थे। इनफैक्ट चांदी की ज्वेलरी भी नहीं हुआ करती थी, खाली सोने में। हम्म, इसलिए मैंने बोला हम्म, सोने की परछाई, या चांदी को हम हम्म, बोलते हैं गरीबों का सोना, पुअर्स मैन गोल्ड। अब गोल्ड बढ़ गया तो चलो बिल्कुल। चांदी ले लिया। लेकिन हम्म, अभी हम देख रहे हैं इंडस्ट्री में कंजम्पशन हो रहा है। आज आपके मोबाइल में भी चांदी यूज होती है। आज आपके सिस्टम्स के अंदर सब जगह जो चांदी उपयोग हो रही है वो कंज्यूम हो जाती है, वो वापस यूज नहीं आती है। तो इसकी वजह हम्म, से ये शॉर्टेज होने लग गई। तो पिछले 5 साल में हमने देखा, देखिए चांदी की कोई डायरेक्ट माइन नहीं है। चांदी एक बाय प्रोडक्ट है कॉपर और जिंक की माइन से लेकर। अब पिछले 5 साल में माइंस के अंदर भी कोई बड़ा कैपेक्स इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, तो वहां से सप्लाई नहीं आ पा रही है। एंड दैट इज वाई चांदी में एक तरफ सप्लाई डेफिसिट था और दूसरी तरफ एक नई डिमांड निकल कर आ गई, जो ईटीएफ या फाइनेंशियल प्लेयर ने समझ लिया। और इसी के चलते चौतरफा हमने तेजी बाइंग देखी है, जिसकी वजह से ये तेजी बनी है। हम्म, तो मैं ये कहूँ कि अगर जिस तरह से रेट बढ़ और घट रहे हैं, जो निवेश कर रहे हैं, जो जो अभी अभी तुरंत मतलब इतना रेट देख रहे हैं कि बढ़ और घट रहा है, तो इसमें बड़ा फायदा होगा। जैसे नए खिलाड़ी हमारे जैसे आते हैं, तो क्या वो अगर खरीद लिया उन्होंने, तो क्या जैसे कल 2 दिनों में, पिछले 2 दिन में लगातार चांदी का रेट घटा है, सोने का रेट भी लगातार घट रहा है, तो क्या वो उन्हें डरने की जरूरत है, या खरीद लिया है तो लॉन्ग टर्म आप उसको पड़ा रहने दीजिए, फिर रेट बाउंस करेगा या कम होता चला जाएगा? पूजा जी, एक बहुत अच्छा वर्ड हमने सुना है, उसका नाम है KYC, नो हम्म, योर कस्टमर। लेकिन अब ये हम्म, चेंज हो चुका है। तो KYC मतलब आप खुद का है ना, KYC कीजिए। आपने चांदी किस चीज के लिए ली है? आपने निवेश के लिए ली है या आपने कंजम्पशन के लिए ली है? घर में शादी ब्याह या कोई फंक्शन है, किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, तो आप करंट लेवल पे भी लीजिए। बिकॉज जब भी हम ऐसे पर्पज के लिए लेते हैं ना, तो 5-10 साल 20 साल कभी बेचते ही नहीं, क्योंकि गिफ्टिंग है या उपयोग है, कंजम्पशन है। लेकिन जब आप निवेश के लिए ले रहे हैं, तो पहले तो आप ये सोचिए, जो कमोडिटी 180% बढ़ चुकी है, क्या आप वापस बाय करके ये उम्मीद रख रहे हैं कि अगले साल 2026 में वापस मुझे 180% रिटर्न बन जाएगा? तो आपकी ये गलती है। ये एक तरह का फोमो क्रिएट हुआ हुआ है। हाँ, हम्म, फंडामेंटल है इसके पीछे। लेकिन फंडामेंटल में भी आप देखो कि 1 रुपए की चीज आप 2 रुपए में मिल जाए, लेकिन वही चीज 4 रुपए में मिल रही है, तो कहीं ना कहीं रिस्क है। तो जो हम्म, निवेशक है और निवेश करना चाहते हैं, तो मेरा मानना है हम्म, पहला कि इस कमोडिटी पे थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि एक फॉर्मो की वजह से मार्केट में ये एक फ्रोथ बना हुआ है। जो कमोडिटी 80-85 हजार का भाव पिछले साल था, और आज आपको 2,50,000 का लेवल दिख रहा है, तो ये लेवल लेने का नहीं है। हाँ, एक बार करेक्शन आ जाए, जैसे अक्टूबर में हमने 18% का करेक्शन देखा, तो मुझे लगता है अगर 30-35-40% का करेक्शन आ जाए, भाव या 1.5 लाख से 1,60,000 आ जाए, तो फिर आप एक लेके चलिए। दूसरा, फिर भी आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे, क्योंकि चांदी की चंचलता तो सबको अट्रैक्ट करती है, तो आप हम्म, SIP के माध्यम से लीजिए। उससे होगा क्या कि इनके 6-8 महीने में अगर भाव में करेक्शन आ भी जाता है, तो आपके यूनिट्स बढ़ जाएंगे। तो मुझे लगता है ETF के अंदर या म्यूचुअल फंड में, जो मल्टी असेट फंड्स होते हैं जिसमें चांदी का निवेश है, उनमें आप SIP के द्वारा निवेश कीजिए। लमसम करंट लेवल पे चढ़ के बाय नहीं करना चाहिए, मेरा पर्सनल व्यू है। अच्छा, एक सवाल जो बहुत ज्यादा आ रहा था, कल आपको मैंने वो लिंक भी भेजा था, जिसमें लोग पूछ रहे हैं कहाँ निवेश करें, तो आप बोल रहे हैं ETF में निवेश करो, SIP में निवेश करो। क्या कोई फंड भी आप बताएंगे? आपको लगता है कि आपको कोई फंड बताना चाहिए कि भाई इस तरह के फंड होते हैं, कि आप जाके सर्च कर लें और आप वहां पे निवेश करें, और किस समय ये निवेश करना है? देखिए पूजा जी, फंड बताना, ये मुझे लगता है कि जो भी निवेशक है उनके सबके पास आज सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर है। तो बेटर हम्म, है उनके पास जाइए, क्योंकि वो आपका रिस्क प्रोफाइल समझेंगे और हम्म, बताएंगे। हाँ, हम्म, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में और गवर्नमेंट और रेगुलेटर ने ये चीज को समझा है कि हमारे पास हम्म, भी निवेश के साधन होने चाहिए। तो निवेश के हम्म, साधन में, यस, आज की डेट में गोल्ड के अंदर गोल्ड सोवनियर बॉन्ड है हमारे पास, ETFs अवेलेबल हम्म, है। साथ में हम हम्म, देखें म्यूचुअल फंड के अंदर मल्टी एसेट है। फ्यूचर हम्म, मार्केट में भी आप फिजिकल डिलीवरी ले सकते हो, जैसे MCX का आपने नाम सुना होगा। एक्सचेंज, हम्म, डेरिवेटिव एक्सचेंज है, तो जरूरी नहीं आपको डेरिवेटिव में काम करना है, बट वहां पे हम्म, आप डिलीवरी भी ले सकते हैं। बट ध्यान रखिए, हम्म, सेबी ने भी एक आगाह किया है,
डिजिटल गोल्ड या डिजिटल सिल्वर के टर्म्स को थोड़ा सा कॉशियसली लीजिए, बिकॉज जब भी ऐसे फोमो होते हैं तो हमने देखा है गली गली में डिजिटल गोल्ड डिजिटल सिल्वर बन जाते हैं। तो कोई भी चीज में ऐसा निवेश करना है उससे पहले सेबी रजिस्टर जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर उसकी सलाह लीजिए। हाँ, म्यूचुअल फंड के अंदर देयर आर मैनी फंड्स, हर एएमसी के पास है, चाहे वो एक्सेस हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे निपॉन हो, बट बेटर रहेगा कि आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए और वो आपके रिस्क प्रोफाइलिंग करके आपको बताएंगे कहाँ पे निवेश करना, कौन से फंड में निवेश करना है। बाकी मेरा पर्सनल व्यू है कि चांदी में अब उतना रिटर्न नहीं बनेगा 2026 में जो आपने 2024-25 में देखा है। अच्छा, एक सवाल और भी बहुत ज्यादा था। किसी ने पूछा है कि ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में क्या अंतर है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है और ये लिटरली हमारे व्यूवर्स को क्लैरिटी देगा। देखिए, फिजिकल सिल्वर और गोल्ड क्या है, वो आज हम बचपन से लेते हैं। हम कोई भी हमारे पुश्तैनी ज्वेलर के पास जाते हैं, चांदी का ग्लास ले लिया, सोने की सिक्का ले लिया, ये सब ले लेते हैं। पर जनरली ये कब लेते हैं हम लोग? ज्यादा करके कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। तो इसको कभी भी निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा ही नहीं। हम बोलते जरूर है कि धनतेरस अक्षय तृतीया में देखो हमने 2 चांदी के सिक्के लिया या 2 सोने के सिक्के लिया है, और बट हमने निवेश कर दिया। वो निवेश नहीं है, वो कंजम्पशन है। इसीलिए आज हमारे घरों में 30,000 टन से ज्यादा सोना पड़ा हुआ है और हमारी इंडियन गृहिणी है, इन्होंने प्रूव कर दिया सबसे बढ़िया फंड मैनेजर तो यही है सोने में निवेश करके। दूसरा है ईटीएफ्स। गवर्नमेंट ने म्यूचुअल फंड में, जैसे आप नॉर्मल अपने म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, वैसे ही ईटीएफ जिसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट में भी अवेलेबल है, वहां से भी आप बाय सेल कर सकते हैं। तीसरा आता है डिजिटल गोल्ड सिल्वर, जो मैं अभी बता भी रहा था। ये एक सेबी रिकॉग्नाइज्ड प्रोडक्ट नहीं है, काफी ज्वेलर्स ने इस चीज को चालू कर सका है। तो इसमें आपको समझना है क्या रिस्क है, जोखिम है। अदरवाइज जब भी आप निवेश देखते हैं तो सेबी रजिस्टर्ड प्रोडक्ट के पास ही निवेश करें। अच्छा, एक चीज और सर, सभी ने पूछा है कि क्या सरकार चाहे तो इन रेट जो अचानक से बहुत तेजी से बढ़ते हैं, क्या उनको वो कंट्रोल कर सकती है, या फिर उसको बस बढ़ने देना है, इससे सरकार को भी बहुत फायदा होगा? नहीं, देखिए इसमें सरकार का कोई मेजर रोल नहीं होता। देखिए कोई भी कमोडिटी का जो भाव है वो डिसाइड किससे होता है? डिमांड सप्लाई से होता है। चलिए मैं बोलता हूँ चांदी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एक्शन ले भी लिया, लेकिन व्हाट अबाउट ग्लोबल मार्केट? आज आप देखिए सोने का भाव या चांदी का भाव ग्लोबल मार्केट डिसाइड करता है। आज यूएस ने इसको क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में डाल दिया, चाइना इसका एक्सपोर्ट बैन कर रही है। क्यों? क्योंकि ये आज उनको भी सिक्योरिटी चाहिए कि आज डेटा सेंटर के अंदर या कहीं पे भी अगर हम देखें तो इसका उपयोग बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक कि इंडियन गवर्नमेंट अगर उस पर कुछ एक्शन ले भी जाएगी तो उसका कोई, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट होता है तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हम इंडिया पे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये बड़ी जो मूवमेंट है वो ग्लोबली मार्केट में मूवमेंट आ रहे हैं, ना कि इधर आ रहा है। तो आई थिंक उससे कोई ज्यादा मेजर फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल है सर कि कब जिंक वगैरह जो है वो भी उछल रहे हैं बहुत तेजी से, तो कब हमें सोचना चाहिए कि अब हम खरीद लें, और कब हमें ये छोड़ देना चाहिए कि नहीं अभी बढ़ना है या घटना है, करेक्शन आने दो? देखिए पूजा जी, जब भी हम लोग निवेश की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है इक्विटी मार्केट, ज्यादा म्यूचुअल फंड आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन कमोडिटी एज ए निवेशक कभी नहीं है। हाँ, पिछले 2-3 सालों में हमने कमोडिटी में निवेश करने के लिए देखा है, लेकिन जब भी कमोडिटी में निवेश करना तो सोना चांदी ही याद आता है। लेकिन अब ये भ्रम दूर हो चुका है। अब आप देखोगे कॉपर, कॉपर ने भी ये साल 60-70% की तेजी दिखाई। जिंक में भी अभी हम तेजी देख रहे हैं। इसके आगे एग्री कमोडिटी है, ये भी अवेलेबल है। तो धीरे धीरे कमोडिटी एज ए असेट क्लास उभर कर आ रहा है। हाँ, अब सोने चांदी का 1-1.5-2 साल हमने अच्छी रैली देखी है। अब नई रैली जो मुझे दिखाई दे रही है वो बेस मेटल में। कारण क्या है? ग्लोबल मार्केट में रेट कट्स हो रहे हैं। जब रेट कट्स होते हैं तो इंडस्ट्री को पैसा सस्ती दरों पे मिलता है, और जब पैसा सस्ती दरों पे मिलता है तो वो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, सेल्स बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से मेटल के कंजम्पशन बढ़ते हैं। और अभी तो आप देख ही रहे हो कि ईवीज के, सोलार की ये धूम मची हुई है, और इसके अंदर कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड सभी जगह पे उपयोग होता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में 2026 में बेस मेटल में काफी बड़ी तेजी लगेगी। विडंबना यह है कि इसके ईटीएफ इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको इसमें निवेश करना भी है तो एक फ्यूचर्स अवेलेबल है जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं एमसीएक्स में, जहां पे आप डिलीवरी भी ले सकते हैं वेयर हाउस में, अगर आपको इसका पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है।
अदरवाइज ज्यादा अगर आपको अगर इस मेटल इंडस्ट्री के अंदर एक्सपोजर रखना है तो इक्विटी मार्केट के अंदर हम बोल सकते हैं काफी स्टॉक्स होते हैं, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, वैसे जो कमोडिटी एफिलिएटेड स्टॉक होते हैं उनमें आप निवेश कर सकते हैं आपके सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर। बट मैं चाहूंगा कि अगर सेबी इसके अंदर ईटीएफ भी डाल दे तो हमारे जो इंडियन इन्वेस्टर्स है उनको एक मौका मिलेगा कि इक्विटी के साथ साथ मैं कमोडिटी में भी निवेश कर सकूं, क्योंकि कोई भी रैली जब आती है, कोई भी स्टॉक जो चलता है वो कैसे चलता है, मैक्रो से माइक्रो। मतलब पहले कॉपर में तेजी आएगी फंडामेंटल कारण की वजह से, फिर मेटल का सेक्टर चलेगा, फिर उसमें से जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो चलते हैं। तो मुझे लगता है अभी तक ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है ईटीएफ में, जिंक के अंदर या कॉपर में इंडिया में डालने में, लेकिन हो सकता है आगे जाकर अगर रेगुलेटर और एक्सचेंज इस पे काम करे तो डेफिनेटली हमारे पास एक नई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे। चलते चलते सर, हमारे दर्शकों के लिए आप क्या एडवाइस देंगे? सोना, चांदी, तांबा या फिर नॉर्मल शेयर बाजार? जी मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ बिकॉज 25 साल के अंदर कभी भी मैंने कमोडिटी की ऐसी बातें नहीं देखी जो हमने 2025 में देखी है। तो मेरी सलाह एक ही है कि जब आप निवेश करते हैं तो इक्विटी ही खाली पूरा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड नहीं है। आज जैसे हम खाने में हर चीज का उपयोग है, आपको प्रोटीन भी खाना है, कार्बोहाइड्रेट भी खाना है, सलाद भी खाना है, मीठा भी खाना है। तो वैसे ही जब आप निवेश करते हैं तो 100% पैसा इक्विटी में नहीं डालिए। अच्छा एक अच्छी चीज मैं बताता हूँ, इक्विटी को डर किसका लगता है, कोई लड़ाई हो गई, कोई रिसेशन फियर है तो इक्विटी टूट जाता है। लेकिन आपको पता है जब लड़ाई रिसेशन ऐसे कुछ आता है तो सोने को वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसका मतलब है जब जब इक्विटी टूटेगी, चाहे 2008 का मैं आपको उदाहरण दूं, चाहे मैं 2020 का उदाहरण दूं, चाहे 25 का दूं, जब जब इक्विटी में गिरावट आएगी सोने में तेजी आएगी। तो मेरा मानना है अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 20% का एलोकेशन कमोडिटी का या सोने चांदी का करते हैं, उसका डुअल बेनिफिट मिलेगा। एक कि आपके रिटर्न्स को पर लग जाएंगे, पर इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि जब इक्विटी टूटेगा तो सोना चांदी उसको संभाल लेगा और बीटा कम हो जाएगा। बीटा मतलब वॉल्टिलिटी। अभी जैसे आज आप बात कर रहे हो चांदी में 10% टूटा, 10% बढ़ा, लेकिन आप इक्विटी में देखो तो आज इक्विटी स्टेबल है। तो ऐसे काफी समय में हम ब्लैक मंडे, ब्लैक ट्यूसडे, ब्लैक थर्सडे देखते हैं। तो जब जब इक्विटी टूटेगी 10%, सपोज एग्जांपल है, तो सोना 2-4% बढ़ेगा, तो आपका पोर्टफोलियो में जो वॉल्टिलिटी वो कम हो जाएगी और रिटर्न एनहेंस हो जाएंगे। तो मेरा मानना है कि आपके पोर्टफोलियो में 20% का एलोकेशन एटलीस्ट कमोडिटी का रखिए, जिसमें पहला प्रेफरेंस तो सोना चांदी है ही, बट मेटल्स भी है, एग्री कमोडिटी भी है। इससे आपके पोर्टफोलियो में बेटर रिटर्न बनता हुआ दिखेगा, आपको भी डाइवर्सिटी दिखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस वैल्यूएबल एडवाइस के लिए। और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे दर्शकों के सवाल थे चांदी और सोने और तांबे को लेकर, और आगे सर ने भी बताया कि जिंक भी अच्छा है जिसमें इन्वेस्ट किया जाता है, और पोर्टफोलियो किस तरह से मैनेज करना चाहिए, इसमें आपको मुझे लगता है कि बहुत सारी ज्ञान मिला होगा और जानकारियां मिली होंगी। ऐसे ही और भी अगर आपके पास सवाल हो तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, सर से हम फिर से कनेक्ट होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अजय सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे बहुत दर्शकों का बहुत इतना ध्यान रखा और बहुत सारी बातें बताई।